एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। बात 16th सेंचुरी की है, जब पोप जूलियस सेकंड ने महान आर्टिस्ट माइकल एंजेलो से एक बड़ा ही गहरा सवाल पूछा था। अच्छा, वो डेविड वाली मूर्ति की बात कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल वही। उन्होंने पूछा कि माइकल एंजेलो, आखिर डेविड की इतनी बेहतरीन, इतनी परफेक्ट मूर्ति बनाई कैसे गई? इस जीनियस का राज क्या है? और माइकल एंजेलो का जवाब सदियों बाद आज भी मतलब लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। राइट। उन्होंने कहा था ना कि मैंने बस वो सब कुछ हटा दिया जो डेविड नहीं था। एग्जैक्टली, उन्होंने यही कहा था। ये फिलॉसफी अपने आप में एक मास्टर क्लास है। वैसे इसे फॉर्मल भाषा में विया नेगेटिवा कहते हैं। मतलब जीवन में ये जानने से ज्यादा कि क्या करना है, अक्सर ये समझना ज्यादा जरूरी और असरदार होता है कि क्या नहीं करना है। परफेक्शन कुछ नया जोड़ने से नहीं आती, बल्कि फालतू और गलत चीजों को एलिमिनेट करने से आती है। और यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मतलब एक तरह से कोर मिशन भी है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो है रॉल्फ डुबेली की बेहद मशहूर किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। हाँ, और इसके साथ ही इस विषय पर लिखे गए कुछ और डीप रिव्यूज और आर्टिकल्स भी हैं हमारे पास। राइट। तो इंसान हमेशा ये दावा करते हैं कि हमारी सोच बहुत लॉजिकल और रैशनल है। हम डेटा देखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसानी दिमाग कॉग्निटिव बायसेस यानी सोचने की ऐसी छोटी छोटी अदृश्य गलतियों से भरा हुआ है जो रोजाना हमें बेवकूफ बनाती हैं। बिल्कुल। इन कॉग्निटिव बायसेस को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली दिमाग के मेंटल शॉर्टकट्स हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है। राइट? एग्जैक्टली। डुबेली की ये किताब ना कोई नया सक्सेस फॉर्मूला या एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने का आसान तरीका नहीं बताती। इसका फोकस सिर्फ एक चीज पर है, और वो है दिमाग की इरैशनैलिटी यानी अतार्किक सोच को कम करना। अगर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन थिंकिंग एरर्स को हटा दें, ठीक वैसे ही जैसे माइकल एंजेलो ने पत्थर के फालतू हिस्सों को हटाया था, तो डिसीजन मेकिंग अपने आप कई गुना बेहतर हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने दिमाग में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, बस पुराने बग्स को फिक्स करना है। सही पकड़ा, बस बग्स निकालने हैं। तो चलिए दिमाग के इन मेंटल ट्रैप्स को समझने का ये सफर शुरू करते हैं। अपनी सोच को सुधारने के लिए मुझे लगता है सबसे पहले इस बात पर गौर करना होगा कि इंसान अपने आसपास की दुनिया को और खासकर सक्सेस को, सफलता को कैसे देखता है, क्योंकि यहीं पर सबसे पहला और सबसे बड़ा इल्यूजन छिपा है, जिसे सर्वाइवरशिप बायस कहा जाता है। राइट, सर्वाइवरशिप बायस, ये टर्म बहुत सुनने में आती है आजकल। और ये सच में इंसानी दिमाग का एक बहुत ही डिसेप्टिव मेंटल ट्रैप है। डुबेली इसको काफी विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं। असल में होता यह है कि दुनिया में हर जगह सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स की और विनर्स की कहानियां ही हाईलाइट होती हैं। हाँ, मतलब मीडिया कभी उन लोगों की कहानियां फ्रंट पेज पर थोड़ी छापता है जो फेल हो गए। वही तो, एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर की बायोग्राफी तो तुरंत बेस्ट सेलर बन जाती है, लेकिन उन हजारों फाउंडर्स पर कोई किताब नहीं लिखी जाती जिन्होंने वैसी ही मेहनत की थी पर उनका बिजनेस डूब गया। ये तो ऐसा है जैसे सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी परफेक्ट दिखती है। एकदम सही एनालॉजी है। और इस वजह से दिमाग को सिस्टमैटिकली ये लगने लगता है कि सक्सेस पाना बहुत आसान है, क्योंकि उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवर्स ही दिखाई देते हैं। ये एक ऐसी छवि बना देता है जहाँ फेलियर एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन एक लॉजिकल पॉइंट यहाँ मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ, बताइए। क्या विनर्स की कहानियों से इंस्पिरेशन लेना गलत है? हम बचपन से यही तो सुनते आ रहे हैं कि महान लोगों की जीवनी पढ़ो, उनसे सीखो। अगर लोग हमेशा फेलियर्स के बारे में ही सोचेंगे तो सोसाइटी में कोई नया रिस्क कौन लेगा? ये बहुत वैलिड सवाल है। देखिए, मोटिवेशन और ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म के बीच ना एक बहुत पतली लाइन होती है। इंस्पिरेशन लेना या मोटिवेटेड रहना बिल्कुल गलत नहीं है। अच्छा। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग सिर्फ विनर्स को देखकर रिस्क और प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल गलत अंदाजा लगा लेते हैं। मतलब हम रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। एग्जैक्टली। डुबेली समझाते हैं कि रियलिटी चेक के लिए कभी-कभी उन प्रोजेक्ट्स, करियर्स और स्टार्टअप्स के कब्रिस्तानों यानी सेमेटरीज का दौरा भी करना चाहिए, जो शुरुआत में बहुत प्रॉमिसिंग लगते थे पर पूरी तरह फेल हो गए। ये थोड़ा डार्क साउंड करता है पर जरूरी लग रहा है। जब तक इंसान उन फेलियर्स को नहीं देखेगा, तब तक वो किसी भी फील्ड की ट्रू प्रोबेबिलिटी को समझ ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब उन फेलियर्स की स्ट्रैटेजीज को एनालाइज करना विनर्स की स्ट्रैटेजीज को कॉपी करने से ज्यादा जरूरी है। एकदम सही, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए
तो उन 100 फेल्ड बिजनेसेस की स्ट्रैटेजीज भी लगभग वही थीं जो उस एक सक्सेसफुल बिजनेस की थी। ओह वाओ, सोचो तो ये सच है, उन्होंने भी वही मैनेजमेंट स्टाइल अपनाया होगा। हाँ, वही मार्केटिंग टैक्टिक्स यूज की होंगी। लेकिन हमारा दिमाग उन 99 को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। जब लोग इन ग्रेवयार्ड्स को मेंटली विजिट करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि सक्सेस में लक, टाइमिंग और रैंडम फैक्टर्स का कितना बड़ा रोल होता है। ये प्रोसेस दिमाग को साफ करता है। इससे इंसान किसी भी नए वेंचर में ब्लाइंडली जंप करने से पहले उस काम की एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को समझ पाता है। बिल्कुल, सिर्फ मोटिवेशन के नशे में काम नहीं करता। अच्छा, एक चीज और, जब लोग इन सर्वाइवर्स या विनर्स की सक्सेस से इतने इम्प्रेस हो जाते हैं तो उनका अगला नेचुरल स्टेप होता है उनकी नकल करना। हाँ, कॉपी पेस्ट वाला अप्रोच। वही, लोग सोचते हैं कि उनकी आदतों को, उनके रूटीन्स को कॉपी करके वही सेम रिजल्ट पाया जा सकता है, और यहीं से दिमाग एक और खतरनाक जाल में फंस जाता है जिसे सोर्स मटेरियल में स्विमर्स बॉडी इल्यूजन कहा गया है। ये कॉज एंड इफेक्ट का एक बड़ा ही धोखा लगता है मुझे। स्विमर्स बॉडी इल्यूजन सच में कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम की समझ को बिल्कुल पलट कर रख देता है। हम लोग अक्सर ये समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअली क्या कारण है और क्या उसका नतीजा। इसको एक बड़ी मस्त कहानी से क्लियर करते हैं। नसीम तलेब का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा इस किताब में दिया गया है। हाँ, वो वेट लॉस वाला किस्सा ना। हाँ वही, जब तालेब ने अपने वजन कम करने और फिट होने का सोचा तो उन्होंने अलग अलग स्पोर्ट्स और उनके एथलीट्स को एनालाइज किया। जॉगर्स इन्हें थोड़े कमजोर और अनहैप्पी से लगे, राइट। बॉडी बिल्डर्स का फिजिक उन्हें थोड़ा अननेचुरल लगा। पर जब उन्होंने प्रोफेशनल स्विमर्स को देखा तो उन्हें लगा कि इनकी फिजिक कितनी परफेक्ट और स्ट्रीमलाइंड है। तो उन्होंने नेचुरली डिसाइड किया कि वो भी स्विमिंग करेंगे ताकि उनकी बॉडी भी उन प्रोफेशनल स्विमर्स जैसी हो जाए। और सारा कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। एग्जैक्टली। क्यों होता है ये कंफ्यूजन? कंफ्यूजन इसलिए शुरू होता है क्योंकि तलेब और असल में हम सब उस फिजिकल परफेक्शन को स्विमिंग का रिजल्ट मान लेते हैं, जबकि सच्चाई इसके ठीक उलट है। मतलब उन प्रोफेशनल स्विमर्स की बॉडी स्विमिंग करने की वजह से ऐसी परफेक्ट नहीं हुई है, बल्कि वो लोग नेचुरली बाय बर्थ ऐसी फिजिकल स्ट्रक्चर, ब्रॉड शोल्डर्स और जेनेटिक्स के साथ पैदा हुए थे जो स्विमिंग जैसे स्पोर्ट के लिए एकदम अनुकूल थी। ओहो। हाँ, इसलिए वो इतने अच्छे स्विमर्स बन पाए। उनकी बेहतरीन बॉडी उनकी सक्सेस का रिजल्ट नहीं है, बल्कि वो एक सिलेक्शन फैक्टर है जिसकी वजह से उन्होंने उस स्पोर्ट में एक्सेल किया। तो इसका मतलब दिमाग कॉज और इफेक्ट के ऑर्डर को ही उल्टा देख रहा है। जो चीज एक्चुअली स्टार्टिंग लाइन थी यानी उनके जेनेटिक्स, लोग उसे फिनिश लाइन यानी रिजल्ट मान रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी ने देखा कि सारे सक्सेसफुल टेक बिलियनर्स सुबह 4 बजे उठते हैं, तो उसने सोचा कि अगर मैं भी सुबह 4 बजे उठूंगा तो मैं भी बिलियनर बन जाऊंगा। बहुत आम सोच है ये। जबकि सच्चाई शायद ये है कि उन फाउंडर्स के अंदर नेचुरली इतनी ड्राइव और एनर्जी है कि उन्हें नींद ही कम आती है और वो जल्दी उठ जाते हैं। 4 बजे उठना उनकी सक्सेस का कारण नहीं, बल्कि उनकी पर्सनालिटी का एक सिम्टम है। ये एकदम सटीक एनालॉजी है। स्विमर्स बॉडी इल्यूजन इसी तरह से हर जगह दिखता है, जैसे ब्यूटी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का पूरा बिजनेस मॉडल इसी इल्यूजन पर टिका है। हाँ, एडवर्टाइजमेंट्स में हमेशा फ्लॉलेस मॉडल्स होते हैं। राइट। वो मॉडल्स जिनके बाल या स्किन नेचुरली जेनेटिक लेवल पर फ्लॉलेस हैं, उन्हें शैम्पू या क्रीम बेचने के लिए यूज किया जाता है। इंसान उस प्रोडक्ट को खरीदता है ये सोचकर कि उस क्रीम से उसकी स्किन वैसी हो जाएगी, जबकि उस मॉडल को चुना इसलिए गया था क्योंकि उसकी स्किन पहले से ही परफेक्ट थी। बाप रे। यहाँ तक कि डोबेली पॉइंट आउट करते हैं कि एलीट यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड का भी यही हाल है। वेट, रियली? हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज, वहाँ ये सिलेक्शन फैक्टर कैसे काम करता है? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्लेम है। देखिए, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज का एक ऑरा होता है कि वो नॉर्मल स्टूडेंट्स को बहुत स्मार्ट और सक्सेसफुल बना देती हैं, पर रियलिटी ये है कि उनका एडमिशन प्रोसेस ही इतना मुश्किल होता है कि वो चुन चुनकर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को अंदर आने देते हैं जो पहले से ही एक्सेप्शनली स्मार्ट, ड्रिवन और हाईली मोटिवेटेड हैं। अच्छा। अगर उन्हीं टॉप टियर स्टूडेंट्स को किसी एवरेज या आम कॉलेज में भी डाल दिया जाए ना, तो भी उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस लगभग उतने ही हाई होंगे। वो यूनिवर्सिटी उन्हें स्मार्ट नहीं बना रही है, वो बस स्मार्ट लोगों को सिलेक्ट कर रही है। ओह वाओ। लेकिन एक बात बताइए, अगर इस लॉजिक को ह्यूमन साइकोलॉजी और पर्सनल ग्रोथ पर अप्लाई किया जाए तो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? अगर सब कुछ जेनेटिक्स, नेचुरली सिलेक्टेड ट्रेट्स या पर्सनालिटी पर ही डिपेंड करता है, तो मार्केट में जो हजारों हैप्पीनेस और सेल्फ हेल्प बुक्स हैं,
उनका क्या मतलब रह गया, जो कहती हैं कि हमेशा गिलास को आधा भरा हुआ देखो या एटीट्यूड बदलो, लाइफ बदल जाएगी। क्या हम अपनी मेहनत से कुछ नहीं बदल सकते? डुबेली इस मुद्दे पर काफ़ी डायरेक्ट और कहूँ तो थोड़ा प्रैक्टिकल स्टैंड लेते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि ज़्यादातर जो लोग ऐसी सेल्फ हेल्प बुक्स लिखते हैं या मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं, उनका अपना नेचुरल डिस्पोजिशन या इनबिल्ट नेचर ही बहुत चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक होता है। हाँ, साइकोलॉजी में इस बात पर काफ़ी रिसर्च है कि खुश रहना काफ़ी हद तक एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी की हाइट का लंबा होना। यानी एक नेचुरली टॉल इंसान एक किताब लिख रहा है जिसमें वो बाकी सबको लंबा होने के टिप्स दे रहा है। ये तो एक एंडलेस लूप ऑफ फ्रस्ट्रेशन बन जाएगा उस इंसान के लिए जो नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। बिल्कुल, इसलिए डुबेली चेतावनी देते हैं कि उन बड़े चढ़े वादों से सावधान रहना चाहिए जो कहते हैं कि बस एक आदत बदलने से या एक किताब पढ़ने से इंसान की मूल शख्सियत पूरी तरह बदल जाएगी। अपनी नेचुरल लिमिटेशंस को स्वीकार करे और उन नकली उम्मीदों पर टाइम वेस्ट करने की बजाय वहां एनर्जी लगाए जहां एक्चुअली में उसका कोई कंट्रोल है। ये काफी प्रैक्टिकल एडवाइस है, लेकिन मान लीजिए किसी ने इस इल्यूजन में आकर एक बहुत महंगी जिम मेंबरशिप ले ली या कोई ऐसी सेल्फ हेल्प वर्कशॉप की फीस भर दी जो शुरू होते ही उसे समझ आ गया कि उसके किसी काम की नहीं है। ऐसे तो बहुत होता है। वही तो, अब लॉजिक और रैशनैलिटी कहती है कि उसे तुरंत वहां जाना छोड़ देना चाहिए, पर आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते। वो उस मेंबरशिप को यूज करते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, पर क्विट नहीं करते। ये दिमाग आखिर फेल होने के बाद भी चीजों को क्यों नहीं छोड़ पाता? यहाँ दिमाग का एक और खतरनाक बग एक्टिवेट हो जाता है जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। ये उस वक्त होता है जब किसी इंसान ने किसी चीज में बहुत सारा पैसा, समय, मेहनत या इमोशनल एनर्जी पहले ही इन्वेस्ट कर दी होती है। अच्छा। और वही बिताया हुआ समय या पैसा यानी संक कॉस्ट उस चीज को ना छोड़ने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, भले ही वो प्रोजेक्ट, वो मेंबरशिप या वो रास्ता अब सिर्फ नुकसान ही क्यों ना दे रहा हो। ओह, इसके पीछे जरूर कुछ साइकोलॉजी का खेल होगा। हाँ, इसके पीछे ह्यूमन साइकोलॉजी का लॉस अवर्जन काम करता है। दिमाग को अपनी गलती मानने में और उस नुकसान को स्वीकार करने में एक एक्चुअल फिजिकल पेन जैसी फीलिंग होती है। इसका एक बड़ा अच्छा इलस्ट्रेशन सोर्सेज में है, एक मूवी थिएटर के बारे में। मान लीजिए किसी ने 1000 रुपए देकर एक मूवी टिकट खरीदी। आधी घंटे में उसे समझ आ गया कि पिक्चर बिल्कुल बकवास है और वो बोर हो रहा है। राइट। पर वो वहां से उठता नहीं है। वो खुद से कहता है अब 1000 रुपए खर्च किए हैं तो पूरी देखकर ही जाएंगे। जबकि अगर ध्यान से देखा जाए तो वो 1000 रुपए तो जा चुके हैं ना, वो वापस थोड़ी आएंगे, चाहे वो पूरी फिल्म देखे या बाहर निकल जाए। वही तो। पर अपने जा चुके पैसों को जस्टिफाई करने के चक्कर में वो अपने आगे के 2 घंटे भी बर्बाद कर देता है जो एक्चुअल में उसके कंट्रोल में थे। ये तो वही बात हुई ना कि मैंने एक खराब किताब के 100 पन्ने पढ़ लिए हैं तो अब मुझे उसे पूरा खत्म करना ही होगा। ये संक कॉस्ट फैलेसी का एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। दिमाग उन खर्च हो चुके पैसों या वक्त को बचाने के चक्कर में आगे का रिसोर्स भी जीरो कर देता है। हाँ। और ये सिर्फ मूवी टिकट्स जैसी छोटी चीजों तक सीमित नहीं है। हाँ, बड़े स्केल पर भी तो होता होगा, बहुत बड़े स्केल पर होता है। कॉर्पोरेट दुनिया में इसके हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां बड़ी बड़ी कंपनीज किसी फेलिंग प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए से फिसले डालती रहती हैं क्योंकि अब तक इसमें बहुत इन्वेस्ट किया जा चुका है। अब पीछे कैसे हटें? ये तो रिलेशनशिप्स में भी देखा गया है। बिल्कुल, रिलेशनशिप डायनामिक्स में ये बहुत डीपली दिखता है, जहां लोग किसी खराब और टॉक्सिक रिश्ते में सालों गुजार देते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अब तक इस रिश्ते को 5 साल दिए हैं, अब इसे खत्म नहीं किया जा सकता। इस पर अगर एक और प्रैक्टिकल एनालॉजी सोचूं मैं, तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे लोग किसी बस स्टैंड पर खड़े होते हैं। आधा घंटा निकल चुका है, बस नहीं आई। अब आगे जाने के लिए ऑटो लेने का ऑप्शन है, पर दिमाग कहता है आधा घंटा वेट कर लिया है, अब ऑटो क्यों लूं, अब तो बस आने ही वाली होगी। जबकि सच्चाई ये है कि पिछले आधे घंटे का वेट अगले 5 मिनट में बस आने की प्रोबेबिलिटी को मैथमेटिकली बिल्कुल नहीं बढ़ाता। पर अगर हम हर चीज बीच में छोड़ देंगे तो कंसिस्टेंसी और मेहनत का क्या होगा, ये भी तो एक सवाल है। बहुत सटीक पॉइंट उठाया है। दिमाग इसलिए ऐसी ट्रिक्स खेलता है क्योंकि हमारी सोसाइटी में और ह्यूमन एवोल्यूशन में कंसिस्टेंसी को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। एक कंसिस्टेंट इंसान पर समाज जल्दी भरोसा करता है। ये बात तो है। इसलिए दिमाग खुद को इनकंसिस्टेंट नहीं दिखाना चाहता, वो अपने आप को गलत साबित नहीं करना चाहता। अगर कोई प्रोजेक्ट बीच में छोड़ दिया जाए तो दिमाग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उसका पहला डिसीजन बेवकूफी भरा था। राइट। लेकिन एक ट्रूली रैशनल डिसीजन लेने के लिए डुबेली बताते हैं कि पास्ट कॉस्ट्स
जो पैसा और टाइम जा चुका है उसे मेंटल इक्वेशन से पूरी तरह हटा देना चाहिए। मतलब पिछले इन्वेस्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं बची। एक रैशनल माइंडसेट में बिल्कुल नहीं। फैसला सिर्फ और सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आज इस वक्त क्या सिचुएशन है और भविष्य के लिए इसके क्या फायदे या नुकसान है। अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नेगेटिव है तो पीछे कितना भी वक्त या पैसा लगा हो, सही और लॉजिकल कदम उस चीज को वहीं छोड़ देना है, लॉस को कट करना आना चाहिए। ये सुनने में रैशनली बहुत क्लियर लगता है यार, पर रियलिटी में इमोशनल लेवल पर इस पर अमल करना बेहद मुश्किल है। और शायद यही वजह है कि जब लोग किसी संक कॉस्ट से चिपके रहने का फैसला कर लेते हैं, चाहे वो फेलिंग बिजनेस हो या कोई बेकार स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, तो उनका दिमाग अपने उस गलत डिसीजन को सही ठहराने के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढने लगता है। एग्जैक्टली वो फैक्ट्स को इग्नोर करने लगता है। और यहीं से एंट्री होती है इन सारी थिंकिंग एरर्स की माँ, जिसे कॉन्फर्मेशन बायस कहा गया है। अगर इसे दिमाग की सबसे डेंजरस बीमारी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। कन्फर्मेशन बायस दिमाग का वो डिफॉल्ट और ऑटोमेटिक मोड है जिसमें इंसान नए फैक्ट्स, डेटा और नई इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरह से तोड़ मरोड़ कर देखता है या फिल्टर करता है कि वो उसके पहले से मौजूद विश्वास, उसके एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को ही सही साबित करें। इसका बेसिक मैकेनिज्म काम कैसे करता है? क्या दिमाग जानबूझकर अंधा हो जाता है? इसे एक इंटरनल फिल्टर की तरह समझना चाहिए। जो भी नई जानकारी या एविडेंस किसी इंसान के एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करता है, दिमाग उसे दोनों हाथों से खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है जी। लेकिन जो जानकारी उसके ख्यालात से मैच नहीं करती, जिसे डिसकन्फर्मिंग एविडेंस कहते हैं, दिमाग उसे सिस्टमैटिकली इग्नोर कर देता है, फिल्टर आउट कर देता है। या फिर उसमें गलतियां निकालने लगता होगा। हाँ, उसमें ऐसी अजीब गलतियां निकालने लगता है कि उसे उस पर भरोसा ही ना करना पड़े। और इसके पीछे एक बहुत सॉलिड बायोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी रीजन है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड यानी दिमाग पर पड़ने वाला बोझ। इसका कॉन्फर्मेशन बायस से क्या लेना देना है? देखिए, इंसान का दिमाग पूरे बॉडी के एनर्जी कंजम्पशन का लगभग 20% हिस्सा अकेले यूज करता है। नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, अपने पुराने विश्वास को तोड़ना और किसी नई कॉन्ट्राडिक्टरी बात को समझना दिमाग के लिए फिजिकली और मेटाबॉलिकली बहुत हैवी काम है। ओह, मतलब सच में कैलोरीज बर्न होती हैं इसमें? बहुत कैलोरीज बर्न होती हैं। दिमाग नेचुरली एक कॉग्निटिव माइजर यानी आलसी होता है। उसके लिए सबसे आसान और कैलोरी एफिशिएंट रास्ता ये होता है कि वो उन फैक्ट्स को ही एक्सेप्ट करे जो उसकी करंट वायरिंग के साथ मैच करते हैं। अच्छा। एग्जिस्टिंग बिलीफ्स पर फोकस करना इजी है, कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा को प्रोसेस करना दिमाग के लिए एक्चुअली पेनफुल है। ये बात तो आज के सोशल मीडिया और इंटरनेट के वक्त में और भी ज्यादा डरावनी और रेलेवेंट लगती है मुझे। एल्गोरिथम्स भी तो बिल्कुल इसी कॉग्निटिव लोड वाले प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। और बिल्कुल, वो यूजर्स को वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं, ताकि यूजर का दिमाग रिलैक्स रहे और वो ऐप पर ज्यादा टाइम बिताएं। यही वजह है कि लोग अपनी विचारधारा के खिलाफ कोई आवाज सुनना ही नहीं चाहते। चाहे उन्हें कितना भी सॉलिड रिसर्च बैक डेटा दिखा दो, उनका कंफर्मेशन बायस उस सोर्स को ही फेक न्यूज बोल देगा ताकि उनका बिलीफ सिस्टम सेफ रहे। एकदम सही एनालिसिस है ये। सोशल मीडिया और सर्च एल्गोरिथम्स कंफर्मेशन बायस को एम्पलीफाई कर देते हैं और लोगों को ऐसी फिल्टर बबल्स या एको चेम्बर्स में बंद कर देते हैं जहां उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके ही जैसा सोचती है। तो इस इतने पावरफुल बायोलॉजिकली वायर्ड बायस से बाहर निकलने का रास्ता क्या है आखिर? अगर दिमाग खुद कैलोरीज बचाने के चक्कर में हमें धोखा दे रहा है, तो क्लियर थिंकिंग लाई कैसे जाए? डुएबली इसका एक बड़ा ही असरदार लेकिन प्रैक्टिकली काफी अनकंफर्टेबल तरीका बताते हैं। वो एक फ्रेज यूज करते हैं, मर्डर योर डार्लिंग्स। मर्डर योर डार्लिंग्स, पर ये फ्रेज तो आमतौर पर राइटर्स के लिए यूज होता है ना, जहां उन्हें अपनी लिखी हुई कहानी को बेहतर बनाने के लिए अपने ही सबसे फेवरेट कैरेक्टर्स या लाइंस को डिलीट करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, बस इस बार इसका इस्तेमाल अपने विश्वास पर करना है। अच्छा। अपने सबसे फेवरेट बिलीव्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी लाइफ स्ट्रैटेजीज या किसी भी डीपली हेल्ड ओपिनियन को एक जगह लिखिए और फिर एक्टिवली और इंटेंशनली ऐसे एविडेंस और प्रूफ्स की तलाश कीजिए जो आपकी उन बातों को टोटली गलत साबित करते हो। बाप रे, ये तो बहुत काउंटर इंट्यूटिव है। हाँ, पर महान साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन बिल्कुल यही मेथड यूज करते थे। जब भी उन्हें अपनी रिसर्च के दौरान कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन मिलती थी जो उनकी खुद की थ्योरी के खिलाफ जाती थी, वो उसे इमीडिएटली एक नोटबुक में लिख लेते थे। तुरंत नोट कर लेते थे। हाँ, उन्हें पता था कि अगर उन्होंने उसे तुरंत नोट नहीं किया तो उनका कंफर्मेशन बायस
दिमाग को रिलैक्स करने के चक्कर में आधे घंटे के अंदर उस डिसकन्फर्मिंग एविडेंस को भुला देगा। खुद को गलत साबित करने की एक्टिव कोशिश करना सच में एक मॉन्यूमेंटल टास्क लगता है। ये ईगो और दिमाग की बेसिक बायोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ जाता है। पर क्लियर थिंकिंग के लिए और अपने अकेले एको चेंबर से बाहर आने के लिए यही एकमात्र सॉलिड रास्ता दिखता है। बेशक, अगर इंसान पर्पसली अपने खिलाफ एविडेंस नहीं ढूंढेगा तो कंफर्मेशन बायस उसे एक ऐसे नशे में रखेगा जहां वो हमेशा खुद को सबसे समझदार मानेगा, पर रियलिटी में लगातार गलत फैसले लेता रहेगा। तो इस विश्लेषण को समेटते हुए अगर इन सारे मेंटल ट्रैप्स को एक साथ देखा जाए, सर्वाइवरशिप बायस, जहां सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखने से फेलियर और रिस्क की असली प्रोबेबिलिटी गायब हो जाती है। फिर स्विमर्स बॉडी इल्यूजन, जहां जेनेटिक्स या नेचुरली सिलेक्टेड ट्रेट्स को लोग मेहनत का रिजल्ट मान बैठते हैं। उसके बाद संक कॉस्ट फैलेसी, जहां सिर्फ पहले के किए गए इन्वेस्टमेंट या टाइम को बचाने के चक्कर में इंसान अपना फ्यूचर बर्बाद करता रहता है। और फाइनली कंफर्मेशन बायस, जो इस पूरे साइकिल को मेंटेन करने के लिए नए एविडेंस को ही फिल्टर आउट कर देता है। पूरी लिस्ट काफी डरावनी है। वही ना। इन सबको देखकर एक बात तो क्लियर होती है कि दिमाग खुद अपना ही दुश्मन बन सकता है। पर एक चीज है, ऑथर रॉल्फ डुबेली इस बात को खुले तौर पर मानते हैं कि किसी भी इंसान के लिए एक पूरी तरह से एरर फ्री या 100% रैशनल लाइफ जीना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुआंस है जो उन्होंने दिया है। डुबेली खुद भी ये क्लेम नहीं करते कि वो हर वक्त क्लियर सोचते हैं। इंसानी दिमाग का इंट्यूटिव और इमोशनल हिस्सा भी अपने आप में बहुत जरूरी है। हाँ, हम मशीन्स थोड़े हैं। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि हर फैसला लेने से पहले स्प्रेडशीट बनानी जरूरी है। कुछ सिचुएशंस में, खासकर जहां फास्ट एक्शन चाहिए, वहां इंट्यूशन और इमोशन ठीक काम करते हैं। ये कॉग्निटिव बायसेस पूरी तरह से दिमाग से डिलीट या अनइंस्टॉल नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये उस हार्डवेयर का हिस्सा है। लेकिन उन्हें पहचानने की क्षमता और कब दिमाग धोखा दे रहा है, इसका अवेयरनेस होना अपने आप में एक सुपर पावर है। यही अवेयरनेस लोगों को बड़े फाइनेंशियल ब्लंडर्स, करियर मिस्टेक्स और टॉक्सिक पर्सनल डिसीजन से बचा सकती है। मतलब अवेयर रहना ही काफी है। तो अगर इन सभी सोर्स मटेरियल्स और इनसाइट्स को एक फाइनल टेक अवे में निचोड़ा जाए, तो वो वही बात निकल कर आती है जो हमने शुरू में माइकल एंजेलो के हवाले से की थी, विया नेगेटिवा। हाँ, वापस वहीं आ गए हम। ज्ञान का सबसे बेहतरीन रूप ये जानना नहीं है कि क्या और कितना ज्यादा करना है, बल्कि ये पहचानना है कि क्या नहीं करना है। अपनी सोच से इन अतार्किक गलतियों को चिजल आउट करना, यानी हटा देना, सक्सेस के नए हैक्स ढूंढने से कहीं ज्यादा पावरफुल रास्ता है। एब्सोल्युटली। दिमाग के अंदर की परफेक्शन को ढूंढना बस उन फालतू और मिसलीडिंग पैटर्न्स को नेग्लेक्ट करके। तो इस चर्चा के अंत में एक आखिरी और थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला थॉट यहाँ छोड़ना बनता है, जिस पर आगे डीपली सोचा जा सके। आज जितने भी कॉग्निटिव बायसेस और थिंकिंग एरर्स हमने डिस्कस किए, एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी और साइंस का मानना है कि ये सभी बायसेस ओरिजिनली हमारे सर्वाइवल के लिए बने थे। राइट। 1000 लाख साल पहले जब इंसान हंटर गैदरर था, जंगलों में रहता था, तब दिमाग सटीकता या एग्जैक्ट एक्यूरेसी के लिए इवॉल्व नहीं हुआ था। वो फास्ट सर्वाइवल के लिए बना था। उस दौर में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने बैठते तो कोई जानवर तो शिकार ही कर चुका होता। झाड़ियों में आहट हुई तो सीधा भागना ही सबसे बेस्ट एक्शन बायस था। एकदम सही। वहाँ कंफर्मेशन बायस या संक कॉस्ट फैलेसी जैसे शॉर्टकट्स एक्चुअली जान बचाते थे, ग्रुप में कंसिस्टेंसी मेंटेन करते थे। लेकिन आज इस डेटा से भरी हुई ग्लोबलाइज्ड मॉडर्न दुनिया में, जहाँ स्टॉक मार्केट्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड करियर चॉइसेस हैं और सालों चलने वाले बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वही पुराने सर्वाइवल ट्रिक्स मॉडर्न लाइफ के सिस्टम बग्स बन चुके हैं। ये बहुत ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन है। हार्डवेयर वही पुराना हंटर गैदरर वाला है, पर सॉफ्टवेयर मॉडर्न दुनिया का चलिए। वही तो सोचने वाली बात है। तो खुद से सवाल पूछिए, इंसानी फितरत की ऐसी और कौन सी आदि मानव वाली आदतें या नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होंगी जो ओरिजिनली तो फायदेमंद थी, पर आज के इस कॉर्पोरेट, डिजिटल और कॉम्प्लेक्स जमाने में सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी हैं और जिनका एहसास तक हमें नहीं होता। इस पर जरूर विचार कीजिए।